तो रात जब डीडी बेसुंगरानी की कोठी में पहुंचा, बब्बन उस पर एकाधिकार बनाए रहा। डीडी को यह अवसर नहीं मिला कि वह उस कमरे में जा सके जिसमें लड़कियां ढोलक, मजीरा, तबला, हारमोनियम लेकर तमाचौकड़ी मचा रही थी। सकूना दे, काजेर, सकूना नाकर और सांझ पड़ी संजा देवी पाया चढ़ी एनो सजवाती गाने बाद अब सिनेमा के गीत चल रहे थे। कोई लड़की सुनो गजरारे गाए, समय गुजरता जाए, पर शायद दृष्ट सा कैबरे कर रही थी क्योंकि गाती हुई लड़कियों के हंसने की आवाज़ आ रही थी। वे चिल्ला रही थी, बेबी बेशरम। अच्छा होता कि डीडी तब उस कमरे में चला जाता। नायक नायिका का प्रथम साक्षात सामान्य और सुखद परिस्थितियों में हो सकता था तब, किंतु डीडी तब तबन के इस प्रश्न से उलझा था। अबे डीवन व बम्बई में बब्बन के लिए चानस भिड़ा रहा है कि नहीं। डीडी और बब्बन में अक्सर तराई वालों की हिंदी में नोकझोंक और बातचीत चलती है। डीडी इसी भाषा में बब्बन को यह समझाता रहा कि अभी तो खुद में पाव उसल खा के इमली के पत्ते पर दंड पेल रहा है। लल्लू तेराई वाली बोली, मैं भी उसे बब्बन में अपनी नगण्यता का वर्णन उदास करने वाला मालूम हुआ। रात देर तक बब्बन और डीडी बतियाने रहे। कोने वाले कमरे में वे सोए तभी जब जनरल भुवन चंद शास्त्री, जो नायिका के टुलदा यानी सबसे बड़े भाई हैं, उन्हें फटकार सुनाने और अर्ली टू बेड की फौजी सलाह देने आए। डीडी सुबह देर से उठा। बंगले के सभी बाथरूम उसने घेरे पाए। पिछवाड़े चाचा जी ने ऐसे ही अवसर के लिए टाट और बांस से एक अस्थायी टट्टी बनवा दी थी। टीटी ने वही शरण ली। अब नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार का वर्णन करना है मुझे और किंचित संकोच में पड़ गया हूँ। प्रदेश में सुधीर समीक्षकों को बहुत वृत्ति है, मुझे भी थोड़ी बहुत। जबकि मैं ऐसा भी देखता हूँ कि प्रदेश से परहेज हमें भीरू बनाता है और अनंत हम जीवन के सर्वाधिक प्रदेश तथ्य मृत्यु से आंखों चुराना चाहते हैं। जो हो, यह सत्य का आग्रह दुर्निवार है। यदि प्रथम साक्षात्कार की बेला को कथानायक अस्थायी टट्टी में बैठा है तो मैं किसी भी साहित्यिक चमत्कार से उसे ताल पर तैरती किसी नाव में बैठा नहीं सकता। दाएं से जहाँ बंगले से अलग बनी हुई किंतु ढके हुए गलियारे से जुड़ी हुई रसोई है, नायक को चाय के लिए अपनी बुलाहट सुनाई दे रही है। बब्बन चीख कर कह रहा है, अबे ओ डीडीटी के क्या कर रहा है? वाह, विलायत में पक्का बटोरिया के तोरे। नायक को अपनी हाजिर जवाबी पर नाज है। वह सोच करके उठता है, यह जवाब देते हुए कि तेरी तरियों के मुच्छड़ मार रिया है। बहुत लिम्ब से यह खोज करता है कि टट्टी बनाने वाले के लिए यह कल्पना असंभव थी कि इसे 6 फुट या उससे ज़्यादा कंध वाला कोई इस्तेमाल करेगा। तो नायक अब कुर्ता छोड़ी के नीचे दबाए हिजारबंद के चोर संभाले उठंग है। रसोई के बाहर रिश्तेदारों का मजमा है और बब्बन चिल्ला रहा है, ओ उजबक, सुबह सुबह दर्शन क्यों करा रिया है? और हाँ, कोई हंस रही है। सोच कर क्रमश बढ़ते हुए आवेग से यह हंसी रसोई और बंगले के जोड़ने वाले गलियारे से फूट रही है। टट्टी एंड पास से तो नायक, जो इजारबंद बांध चुका है, दृष्टि घुमाता है और नायिका से दृष्टि पहली बार मिलती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। जिन सीमस नुमा एक अपरिचित लड़की, गोरी चिट्टी, गालों पलल आई, नाक थोड़ी सी धूमी हुई, बाल सुनहरे, आंखें बड़ी बड़ी और चप्पल। लड़की के हाथ में ट्रे में चाय कुल जमा एक गिलास, जो शायद डीडी के लिए है। गिलास हिल रहा है। इस हास्य कंप में कोई फौजी इस जिन सिम को चिढ़क रहा है। नायक थप से बैठ जाता है। तब बैठ ही गया है तब बाकायदा इजारबंद खोलकर ही क्यों ना बैठे। वह इजारबंद का एक सिरा खींचता है, लेकिन अफसोस यह गलत सिरा है। गांठ खुलने की बजाय दोहरी हो जाती है। इस तरह गांठ पर लगी गांठ के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। कुमाऊं उन्हीं में है, मालगाट की व मारगाट। नायक सुपरिचित है इस शब्द से क्योंकि बीता हुआ नाड़ा खोलते हुए उसे अक्सर मारगाट पड़ती आई है। इस मामले में उसका बचपन जवानी में भी बरकरार है। बस इतना ही नहीं, अब बुआ को आवाज़ नहीं दे सकता कि मारगाट पड़ गई है, खोल दो।
गांठ नहीं खुलती तो जूता या पैजामा खींच तान कर उतारता है। नायक कुछ इस भाव से टट्टी में बैठा हुआ है मानो अपनी जीन सिम्स का गलत परिस्थितियों में दर्शन करने के लिए अभियोग में उसे यहीं आजीवन कारावास काटना हो। वह इस सारे प्रसंग से जितना लज्जित है उतना ही उत्तेजित इस खोज से है कि सेंट जेम्स ने खास उसके लिए अपना एक कमाऊनी संस्करण प्रस्तुत किया है। अब बाहर चाय पीकर क्यों में लगे लोगों की चिल्लाहट प्रबल हो गई है। नायक सिर झुकाए बाहर आ गया है। हाथ धोकर वह चाय लेने रसोई घर नहीं जा रहा है। पिछवारे वह बगले का चक्कर काटकर दूसरी ओर कोई चरस्थली ढूंढने निकला है। इस यात्रा में उसे शीश चुभ रही है। वह एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा जहाँ से नीचे मुफलिस हो चुकी टेनिस कोर्ट की और सीढ़ियाँ उतरती है। इसी मैदान में बब्बन शमियाना लगाए जाने की देख कर रहा है। कुछ बच्चे रिसेप्शन के लिए आई कुर्सियों सोफों पर कूद रहे हैं। नायक एक सीढ़ी पर बैठ गया। उसके मन में दो परस्पर विरुद्ध प्रथाएं चकचोरी कर रही है। पहली यह कि जो लड़की मैंने अभी अभी देखी इस जन्म में फिर कभी उससे सामना ना हो। दूसरी यह कि जब तक सांस चल रहा है मेरा तब तक यही लड़की प्रतिपल मेरी आंखों के सामने रहे। प्रेम होता ही अतिवादी है। यह बात प्रौढ़ होकर ही समझ में आती है। उसके की विधाता अमूमन इतना अतिवाद पसंद करता नहीं। खैर शयाना समझदार होकर प्यार कहाँ रह पाता है। तो नायक का एक मन हो रहा है कि अभी यहीं से सीधा भाग जाऊं बम्बई, और मन यह हो रहा है कि सारे बंगले में कहता रोलू की वह कौन थी, वह कहाँ, और उसे कोई बुलाओ। हमारा नायक इसी ऊहापोह में डूबा है कि दूसरा सीन शुरू होता है। इतने दबे पाँव आई है कोई की एक आहट तभी उसे जब वह एक सीढ़ी के ऊपर बैठा था। नायक ने पलटकर एक झलक देखी, फिर झटपट क्षितिज निराने में जुट गया मानो यह उसका पुश्तैनी पेशा है। चाय रख दीजिए। रख दी। पी लो। पी लूँगा। कब? थोड़ी देर में। ठंडी हो जाएगी। मैं गर्म पीता भी नहीं। फूंक मारकर ठंडी कर दूँ भाऊ। अब खुद डीडी देखता है कि जिन सिम्स को जो आराम से उसके पास बैठ गई है और उसे इस तरह देख रही है मानो वह कोई अजूबा हो। जिम सिम्स को उसका कुदरत चेहरा देखकर हंसी आने को हो रही है, क्योंकि इस चेहरे को उसी अस्थाई टट्टी से उभरा देख रही है। मन में कहती है अब मुझे हंसना मत, अब हंसाया तो सुबह सुबह डांट पड़वा देंगे गंदे। चाय पीते हुए नायक मुंह तोड़ जवाब की तलाश में एक बेतुके जवाब तक पहुंचता है कि आपकी वजह से मेरे मारगाट पड़ी गंदी। मारगाट? हाँ मारगाट। मारगाट नहीं जानती? नायक कहता है। हद हो गई। कुर्ता उठाकर उसकी दोहरी गांठ का नायिका को ऐसे दर्शन कराता है मानो वह इजारबंद नहीं उसकी आत्मा हो। नायिका को हंसी का दौरा पड़ता है। नायक को अपनी बेतकल्लुफी बेपर्दगी का एहसास होता है। कुर्ता गिराते हुए वह सोन पर पर्दा गिराने वाले अंदाज में कहता है चलिए हम आपके लिए कुछ है तो हास्य पद ही सही। वह चाय पीते हुए सीढ़ियाँ उतरने लगता है। वह दूसरी भी सीढ़ी उतर रही है लेकिन वह पलट कर देखता नहीं। हास्य क्या? पूछती है। हास्य पद जिस लोग हंसे। नायक मास्टराना अंदाज में जवाब देता है ओह। वह कहती है अच्छा क्या बच्चे भी हास्यपद होने वाले हुए? उन पर भी तो हंसने हैं। नहीं बच्चे हास्यपद नहीं होते। नायक अभी भी मास्टराना है। लेखक होकर फिर कैसे कह दिया हास्यपद? बच्चा कहना था ना। नायक रुक जाता है। नायिका से मुखातिब होता है। अपने कद को वृक्षासन में तान लेता है। कहता है मैं बच्चा और बच्चा चाहे जैसे देख लीजिए, आपसे बहुत बड़ा हूँ। यह तो गनीमत समझिए कि आप जैसी मूर्ख कस्बा कन्या को इतनी लिफ्ट दे रहा हूँ। लिफ्ट पसंद में जिज्ञासा नहीं शुद्ध चुनौती है। LIFT लिफ्ट। नायक बस को कूड़ मज की जिज्ञासा ही मानकर अपनी उदारता का परिचय दे रहा है। नायिका अब उसकी राह चेक कर खड़ी हो गई। कह रही है तो क्या LIFT लिफ्ट? नायिका की हंसी यंत्र शुरू होने है। उठाकर दिखाओ। वह कद्दावर है लेकिन कसरती नहीं। इस बलिष्ठ बालिका को उठा सकेगा? इसमें थोड़ा संयम है। उसे और किसी भी बालिका को सरेआम उठाना उसे नैतिक दृष्टि से भी निरापद नहीं मालूम होता। वह
किसकिसाकर मुस्कुराता है और कहता है, जाइए छोड़ दिया बच्ची समझ के, वरना आप जैसे हो तो हम छोटी उंगली पर ऐसे उठा देंगे ऐसे। टेनिस कोर्ट से बब्बन इधर सीढ़ी की ओर आ रहा था। उसे देखकर नायिका जाने को मुड़ती है। जाते जाते पूछती है दबी आवाज़ में, माना मुनि में यह कहोगे गोवर्धन गिरधारी? माना मुनि फेरों के समय की रस्म है जिसमें वह वर के सामने वधु की ओर से वैदिक चुनौतियों की एक फेहरिस्त पेश की जाती है। उसमें से एक यह भी, वधु को अपनी दाई ओर से उठाकर बाई ओर बैठाकर दिखाओ। इस तरह की चुनौतियां महज रस्मी हैं, लिहाजा भली वधुएं खुद ही उठकर इधर से उधर चली जाती है। नायक जानना चाहता है कि नायिका ने यह अंतिम टिप्पणी क्यों की। इसलिए कि वह अपमानजनक शरारत है। शरारती अपमान को यह कहकर पराकाष्ठा पर पहुंचाना चाहती है, तुम अपनी वधु को माना मुनि में उठा नहीं पाओगे, कि यह एक प्रच्छन्न संकेत था। वह उस माना मुनि में वधु में ही हो, ऐसा कुछ इरादा हो चला है मेरा। लेकिन नायक के पास विवेचना के लिए समय नहीं है। बब्बन आ गया। चलो इससे नायिका के बारे में कुछ पूछूं, शायद उससे परिस्थिति स्पष्ट हो। ऐसा सोचता है कि नायक, बब्बन डियर, ये जो लड़की चाय लेकर आई थी, ये किसकी लड़की है, कहाँ की है? नायक का अंदाज बुजुर्गाना है, मानो उसका कोई विवाह योग्य बेटा है। वह उसके संदर्भ में जानकारी चाह रहा हो। किसकी आंगनी दाख? बब्बन काज गीत की एक पंक्ति हंसकर दोहराता है। किसके आंगन में द्राक्षता? कहता है, भूल जाओ बिरदार, ये अंगूर खट्टे मान लो, समझे? बब्बन डीडी को बेबी का परिचय देता है और विस्तार से समझाता है क्यों बेबी डीडी को मिल नहीं सकती। ना मिले डीडी सिर चटखटाकर कहता है, तू तो ऐसे कह रहा है मानो मैंने उससे शादी की बात कही हो। परिचय नहीं था इसलिए पूछ लिया, कौन? ना मिले बब्बन ने बिरादर, इसी बात पर सुन यह ट्यून, रेडी 1 2 3, ना मिले ना मिले ना मिले, प्रिय तुम ना मिले। सात बांसुरी वायलिन पर मुक्दा अवरोह। बब्बन ट्यून की बारीकियां समझा रहा है। माचिस की डिब्बिया उसका तबला है। जी भर होठ जवाने भर के साज वह गा रहा है अपनी मुकेश नुमा आवाज़ में, जिसमें मिठास के साथ चुटकी भर बेसुरापन नकसूरापन भी मिला हुआ है। डीडी गाना ध्यान से सुन नहीं रहा है। वह ना मिले उसके दिल पियानो पर बैंग जरूर हर पार कर रहा है। इस विस्फोट के मध्य उसके मन में एक कोना कति शांत है। वहाँ बैठकर वह बराबर यही सोच रहा है कि नायिका ने यह टिप्पणी इसलिए की थी कि वह उसका मखौल उड़ाना चाहती थी, या इसलिए कि वह संग मुकुलित प्रीत का एक प्रच्छन्न संकेत देना चाहती थी। दुर्भरा से प्रश्न इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब पूरा का पूरा नहीं कहना पड़ता, केवल यह कि ऐसे काम चल जाता है। पर्याप्त संयम का यही दोगा कर इसी को भेजता है। वह जैसे रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो, या जैसे जन्म व्रत मौन जाप का व्रत ले लिया हो, फंसता है और वेल हुआ जाता है। अबोध की फैसला कर क्यों नहीं पाता, जानता नहीं यह 2 अक्षर उस 2.5 अक्षर का नींव पत्थर है, जो जब पूरा हो जाएगा उसे जपते जपते तब पहुंच जाएगा परम संयम पर। यह मैं हूँ कि तू है। विवाह और विदा की गहरवी में अटक गई। प्रेम कथा है ना, इसलिए अटकाव है। कोते प्रतीक की बात होती तो यह गहमा गहमी 2 जनों की छेड़छाड़ चुआ चुओल के लिए आदर्श आड़ बन सकती थी। ऐसा भी नहीं कि छेड़छाड़ को ही ना रही हो, लेकिन एक तरफा है। वह नायिका की तरफ से ऐसा अनुमान मात्र ही कर सकता है नायक कि शायद नायिका ही कह थी जो उसके कोट की पीठ पर पर्ची पिन कर गई थी। लंबू लाटा यानी गूंगा मूर्ख। इस पर्ची की वजह से द्वारचार के समय उसकी हंसी हुई। कन्यादान के समय बीच बीच में उसके टीप मार जाने लगा हाथ शायद नायिका का ही था। फेरों से कुछ पहले रात जब वह गुसलखाने हो गया था, तब शायद नायिका ने ही बाहर से सांकल लगा दी थी, और संग विवाहितों की आरती हो जाने के बाद जब टीटी युग मंडली में अपने बम्बैया स्मरणों से रंग जमा रहा था,
तब शायद नायिका ने ही उस बच्चे को सिखाकर भेजा था, जा पूछ ताजू, तुम्हारी बम्बई में मारकाट खोलने की मंजूरी क्या मिल जाती होगी। डीडी अनाथ होने के कारण कभी भी मध्यवर्गीय घरेलू जीवन के केंद्र में नहीं पहुंच सका। बुद्धिजीवी होने के एहसास ने उसे इस दूरी को बढ़ाने के लिए ही प्रेरित किया। बम्बई जाकर तो वह सचमुच इस जीवन से कठिरा गया था। विवाह विदा की तमाम रस्मों से उसी योग की दिलचस्पी नहीं और दाल भात में मशहूर चंद बनने से उसे संकोच नहीं होता। उसका बस चलता तो वह कोई उपन्यास पढ़ता रहता, सुख की नींद सोता, लेकिन उसका बस नहीं चल रहा। वह हर रस्म में मौजूद रहा ताकि उसे देख सके, कोई ऐसा स्पष्ट नगीत पा सके उन आँखों से जो या करते आरे से उसकी आत्मा को मुक्ति दिला दे। हर रस्म में इसलिए भी मौजूद रहा। आप अपने विचार पर शर्माते हुए यह सोच सके कि अगर यही बेबी वधू हुई तो उसे इन तमाम बेमतलब रस्मों से गुजरने का कोई ऊब न होगी। बेबी है कि जब भी नज़र आ रही है इस भीड़ भाड़ में तो गुमसुम निगाहों से ही उसे देख रही है। हाँ, गुड़िया और अन्य हम उम्र बहनों के साथ खूब बोल चहक रही है। क्या वह उसके प्रति इसलिए गुमसुम है कि अपनी या कि में उलझी हुई, या कि वह उसकी अपेक्षा कर रही है, या कि कोई मुक्ति नहीं, कुछ गड़बड़ है। इस वजह से भी बेबी में के सबसे बड़े भाई कर्नल शास्त्री जो फोटोग्राफ उतार रहे हैं, विवाह के गैर कसरती गैर फौजी डीडी से बहुत चिड़े हुए हैं। उन्हें इस बेरोजगार युवक का अपनी बहन को यूँ घूरना पसंद नहीं आ रहा। वह फोटोग्राफी के बारे में उसकी बिन मांगी सलाह से भी दुखी है। उन्हें इस फटेहाल का अच्छी अंग्रेजी बोलना भी आपत्तिजनक महसूस हो रहा है। विचित्र किंतु सत्य है कि 5 फुट 11.5 इंच का कर्नल शास्त्री को किसी अन्य का 6'3" होना भी कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। सुबह 10 बजे विदा हुई। उसके बाद शेष दिन में कुछ ऐसा नहीं हुआ जो किसी गिनती में हो, लेकिन प्रेम जब गिनने बैठता है तो बहुत उदारता से। डीडी ने विदा के साथ उन घंटों में इतनी अधिक बातें स्मृति लेखा में दर्ज की कि उन्हें गिनवाने में ही घंटों लग जाए। बतौर पानगी यह 2-4 बातें बता देना काफ़ी होगा। बारात को विदा करने के बाद जब कराती लोग कुंवर गलेवा के लिए बनाए गए पूरी सीकल गुटके रायता चटनी का लंच दर्जा दे रहे थे, तब बेबी ने डीडी को एक पूरी दी। धीमे से कमाऊनी में कहा, ये किसी की बनाई हुई और जूठी की गई है, ज़रूर खा लेना। और जब उसे चटनी लगाकर खा ली तब बेबी ने मानो हवा में कहा, गुड बॉय गुड बॉय। गुड़िया ने पूछा, कौन है ये गुड बॉय? बेबी ने आंखें नचाकर कहा, जो है वही हो रहा, कौन होगा। इसी लंच के दौरान जब डीडी बब्बन से गीता बाली के रूप और अभिनय की प्रशंसा कर रहा था, तब खाना परोसने में व्यस्त बेबी पहले तो वेरी पलम सच बोल रहे, अब क्या होगा। गीता बाली की ताला फिल्म का यह गीत गुनगुनाती रही। फिर उसने कहा, गीता बाली कितनी मोहली है ना, जो बम्बई में होती तो उससे अब तक शादी कर रखती। पता नहीं क्या सुखदेव मुनि है वहाँ के लड़के। क्या भोजन के बाद बेबी ने डीडी को पान का बीड़ा अपने हाथों से लगा कर दिया। बीड़ा देते ही उसकी उंगलियों डीडी की उंगलियों से छू गई। छुअन से क्षण नायिका और नायक की निगाहें मिली। नायिका मुस्कुराई और उसे दबे स्वर से पूछा, करंट तो नहीं लगा? पान में चूना बहुत तेज था, तंबाकू बहुत ज़्यादा। डीडी का मुंह कट गया।